नमस्कार। गुलाबी ठंड के साथ आज की सुबह और उसके साथ गर्म जोशी वाला साथ आप सभी दर्शकों का, मैं हूं आपकी अपनी होस्ट निहारिका। स्वागत आप सभी दर्शकों का कार्यक्रम बिहार बिहान में। अगर मैं बात करूं वित्त के प्रबंधन की, तो आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि बड़ा ज़रूरी होता है वित्त का प्रबंधन करना। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रुपए पैसे की, धन की। और हम सभी ये कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास धन है वो सही जगह इन्वेस्ट हो और जब ज़रूरत हमें पड़े और सही समय पर हम इसका इस्तेमाल कर सकें। और अगर मैं देश के स्तर पर बात करूं, अर्थव्यवस्था के स्तर पर बात करूं, तो ये बड़ी भूमिका हमारे यहाँ हमारा केंद्रीय बैंक आरबीआई निभाता है। आज के कार्यक्रम में आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है आरबीआई से जुड़ी हुई, क्योंकि आज हम बातचीत करेंगे एक्स रीजनल डायरेक्टर बिहार झारखंड आरबीआई से। बातों की शुरुआत करें उससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और आप जानते हैं कि हमारा पहला सेगमेंट होता है अनमोल वचन, महापुरुषों के कथन जो हम सभी के लिए अनमोल होते हैं। जब भी हम किसी दुविधा की स्थिति में होते हैं, जब हमें ये निश्चय करना होता है कि जीवन में अब आगे क्या किया जाए, बड़े सहायक होते हैं ये अनमोल वचन। आइए नज़र डालते हैं क्या है आज का अनमोल वचन। महात्मा गांधी ने कहा था, जब मैं सूर्यास्त और चंद्रमा के सौंदर्य की प्रशंसा करता हूं, मेरी आत्मा उसके निर्माता के पूजा के लिए विस्तृत हो उठती है। आज हम आरबीआई से जुड़ी हुई विस्तृत बातें करने वाले हैं और हमारे साथ आज जो मेहमान उपस्थित हैं, आप हैं श्री मनोज कुमार वर्मा जी। आप एक्स रीजनल डायरेक्टर हैं बिहार झारखंड के में आरबीआई के। अगर मैं इनके अनुभवों के बारे में जिक्र करूं तो आपको आरबीआई में काम करने का 3 दशकों से भी ज़्यादा का अनुभव है और हर क्षेत्र में आपने कार्य किया है। अगर मैं मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन की बात करूं या फिर जो फाइनेंशियल मार्केट है उसके रेगुलेशन और सुपरविज़न की बात करूं या फिर करेंसी मैनेजमेंट की बात करूं, हर क्षेत्र में आपने काम किया है। इसके अलावा आप रिटायरमेंट के पश्चात, हालांकि 2017 में आप सेवानिवृत्त हुए, पर इसके पश्चात भी जो बैंकों से रिश्ता था वो बिल्कुल जारी रहा आपका। आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आरबीआई के नॉमिनी डायरेक्टर के तौर पर आपने काम किया। इसके अलावा वर्तमान में आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। ये तो है बैंकिंग से जुड़ा पक्ष, पर इनकी जो जानकारियाँ हैं, इनके पास जो ज्ञान है वो विद्यार्थियों तक भी पहुँच रहा है और इसके लिए आप विजिटिंग प्रोफेसर्स की तरह काम कर रहे हैं। आप विभिन्न आईआईटी, आईआईएम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में गेस्ट लेक्चर की तरह विद्यार्थियों को अपना ज्ञान, अपना अनुभव उनसे साझा कर रहे हैं। फ़िलहाल आप सिम्बायोसिस में विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर भी कार्य कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में उपस्थित हैं। तो चलिए हमारे साथ स्वागत करिए हमारे आज के विशेष मेहमान श्री मनोज कुमार वर्मा जी का। सर अभिनंदन, स्वागत आपका कार्यक्रम में। जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि आपके पास आरबीआई में काम करने का बहुत लंबा अनुभव है और जब भी हम इससे इतना गहरा जुड़े होते हैं अगर हम, तो हमारी जानकारी अगर आम जनता तक पहुँचे तो बहुत अहम बात हो जाती है। तो जो सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करूँगी कि जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है उसके वित्तीय प्रबंधन में ये एपेक्स बॉडी है, अगर मैं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की बात करूँ, आरबीआई क्या भूमिका है, सरल शब्दों में बताएंगे। जैसा कि सभी को पता है पूरे विश्व में और हिंदुस्तान उसका अपवाद नहीं है, बैंकों की अहम भूमिका होती है किसी भी देश के आर्थिक क्षेत्र के प्रगति के लिए जी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा उच्च संस्थान है जो पूरे बैंकिंग सेक्टर का, नॉन बैंकिंग सेक्टर का और फाइनेंशियल मार्केट के एक बहुत बड़े क्षेत्र का रेगुलेटर और सुपरवाइज़र है। तो इसकी भूमिका यही है कि बैंक जो सुदृढ़ रूप से काम करें, लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उस पर खरे उतरें और उनकी अपनी सेहत भी सही रहे, क्योंकि उनकी सेहत सही रहेगी तभी वो देश के आर्थिक व्यवस्था की जिम्मेवारी निभा सकते हैं। और फाइनेंशियल मार्केट में भी जैसे मनी मार्केट है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट है, तो ये सभी मार्केट का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेटरी सुपरवाइज़र भी है, जिससे कि सरकार को भी अगर पैसे की ज़रूरत होती है तो इन्हीं मार्केट में जाता है और किसी व्यक्ति विशेष को
या किसी बड़े कॉरपोरेट को, छोटे कॉरपोरेट, मीडियम सेक्टर को, हर आदमी को मार्केट में जाने की ज़रूरत है। तो उनका रेगुलेशन अच्छा होना ज़रूरी है, उनका सुचारू रूप से चलना आवश्यक है, तभी जाके लोगों का वहाँ से वो पैसा उठा सकते हैं और फिर उसका उपयोग कर सकते हैं देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने। जी, और सही तरीके से जो मनी का सर्कुलेशन है वो हमारी अर्थव्यवस्था में हो पाएगा, इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आरबीआई। अगर मैं बात करूँ बैंकिंग स्ट्रक्चर की, बैंकों हम जो अपनी जमा पूंजी होती है, जो मेहनत से हम कमाते हैं, उसे हम बैंकों के पास रखते हैं। तो आम जनता के मन में ये सवाल होता है कि जहाँ हमारा पैसा जा रहा है, क्या उसका हेल्थ कैसा है, उसकी स्थिति कैसी है। तो अगर मैं बात करूं वर्तमान समय में भारत का जो बैंकिंग सिस्टम है, वहाँ कंडीशंस बैंकों की कैसी है? आज के परिवेश में अगर देखा जाए तो बैंकों की इतनी अच्छी आर्थिक सुदृढ़ता है जो कभी पहले नहीं रही है जी। खासकर पिछले कुछ विगत वर्षों में पैंडेमिक के समय ये कयास लगाए जा रहे थे कि उसमें चूँकि हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी या पूरे ग्लोबल अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी और उसका व्यापक असर बैंकों पर भी पड़ेगा, बट ऐसा हुआ नहीं जी। और अभी आज के 22-23 में अगर देखें आप तो जितने भी हिंदुस्तान के बैंक हैं सबका ऑल टाइम रिकॉर्ड जो है प्रॉफिट हुआ है। तो स्थिति काफ़ी अच्छी है और आप चाहे कैपिटल के फ्रंट पर देखें सबकी एडिक्वेट कैपिटल है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑल टाइम लो है। अच्छा। तो किसी भी पैरामीटर में आप देखिए बैंक जो है काफ़ी सुदृढ़ है और इससे अर्थव्यवस्था को काफ़ी बल मिलता है और बाहर में भी इसकी काफ़ी चर्चा है। विदेश में आप कहीं भी चले जाइए, ग्लोबल लेवल पर भी हिंदुस्तान का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है या जो फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है और फाइनेंशियल मार्केट है उसकी सब लोग सराहना करते हैं और सब लोग चाहते हैं कि उसको हम अपने यहाँ उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करें। जी। तो पब्लिक को ये समझने की आवश्यकता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है और इनका अपना जो हेल्थ है वो बहुत ही सुदृढ़ है और पहले कभी इतना नहीं था जितना आज के समय में हुआ है। ये अच्छी बात आपने बताई कि अगर हम वर्तमान समय में देखें तो हर पहलू पर अगर हम नज़र डालें तो हमारी जो बैंकिंग व्यवस्था है वो काफ़ी सुदृढ़ नज़र आती है। एक और शब्द बहुत सुनने में आ रहा है जिसे हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। तो आम जनता के मन में ये सवाल होता है कि आखिर ये है क्या और इसके रोकथाम की इतनी ज़रूरत क्यों है। इन दोनों सवालों का जवाब आपसे जानना चाहूँगी और सरल शब्दों में, ताकि इसकी अंदर की बात जिसे कहें या जिसे अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है, क्यों हम इसका प्रयोग ना करें, रोकथाम क्यों किया जा रहा है, ये बातें हम सरल शब्दों में उन्हें बता पाएँ। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये करेंसी नहीं है, इसको आप क्रिप्टो कह सकते हैं, क्योंकि करेंसी किसी भी कंट्री में वहाँ का जो केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक होता है वही जारी कर सकता है, उसी को अधिकार प्राप्त है और ये कोई भी रेगुलेटर या गवर्नमेंट जो है इसको जारी नहीं करता है, ये प्राइवेट अरेंजमेंट है। तो पहले दिमाग से निकाल दीजिए कि करेंसी नहीं है और करेंसी का मतलब होता है जिसपे जाके आप कोई भी क्रय विक्रय कर सकते हैं, मार्केट में जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो। आप अगर मान लीजिए पटना में जाइए क्रिप्टो लेकर तो दुकानदार कहेगा कि नहीं हमको ये नहीं चाहिए, हम नहीं लेंगे। जी बिल्कुल, है कि नहीं, क्योंकि ये रेगुलेशन नहीं है, इसके बारे कल को ये बस्ट हो जाए तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप देखते होंगे कि हर नोट के ऊपर एक प्रॉमिस क्लॉज होता है, उसमें लिखा रहता है कि आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर सम ऑफ रुपीज सम, आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर रहते हैं। तो ये प्रॉमिस है पूरे लोगों को जो नोट रखते हैं कि ये नोट कल को आप इसके बदले में कोई भी एक्सचेंज लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। इस तरह का कोई भी गारंटी क्रिप्टो के बारे में नहीं है। क्रिप्टो एक एसेट है जिसमें कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि उसका रेगुलेशन नहीं है इसलिए काफ़ी आप देखिएगा अर्थों में उसका दुरुपयोग हो रहा है। कई बार आपको देखने में आता है या सुनने में आता है, पेपर में अधिकांश इस तरह की सूचनाएं आती रहती हैं कि किसी ने किसी संस्थान का या किसी व्यक्ति का कंप्यूटर हैक कर लिया और उसके बाद वो कहता है कि इतने क्रिप्टो दो तब जाके तुम्हारा हम रिस्टोर करेंगे। तो अब देखिए किस तरह का इसका उपयोग हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग में इसका उपयोग हो रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग में इसका उपयोग हो रहा है, चूँकि इसका कहीं कुछ कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई कंट्रोल इसके ऊपर नहीं है। दूसरी व्यवस्था है क्या कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या कोई भी सेंट्रल बैंक अपने यहाँ कितनी मुद्रा जारी करता है इसकी उसको जानकारी होती है और ज़्यादा मुद्रा अगर है तो फिर क्या होता है कि इन्फ्लेशन हो जाता है। तो वो रिजर्व बैंक उसको हमेशा एक ऑप्टिमम लेवल पर बनाने की कोशिश करता है कि जिसमें इन्फ्लेशन नहीं हो। कम मुद्रा अगर हो जाएगी, कम सर्कुलेशन में मनी होगा तो फिर ग्रोथ अफेक्टेड होगा।
तो लेकिन ये क्रिप्टो चूंकि रिजर्व बैंक जारी नहीं करता है या कोई केंद्रीय बैंक जारी नहीं करता है, तो ये कितनी जारी होगी इसका किसी पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो फिर कैसे हम देश की अर्थव्यवस्था को चलाएंगे एक ऐसी व्यवस्था को लेकर जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। इसीलिए इस पर यह डर हमेशा बना रहता है कि एक तो कितनी जारी होगी इसका कोई अनुमान नहीं है, दूसरी चीज़ है कि इसका कहाँ कहाँ उपयोग होगा गलत कामों में, इसके भी के बारे में कुछ मतलब कहा नहीं जा सकता है। और कई अभी हम लोग को देखने में आ रहा है कि काफ़ी गलत धंधों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो लोगों से यही है कि मतलब इसमें रिस्क है, और रिजर्व बैंक ने कई बार इसको अपने वेबसाइट पर लिखा भी है कि जिसको भी अगर इन्वेस्ट करना है अपने रिस्क पर करे। कल को अगर इसमें कोई भी गड़बड़ी होती है तो न भारत सरकार इसकी जवाबदेही लेगी न रिजर्व बैंक इसकी जवाबदेही लेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और आपने स्पष्ट तौर पर बताया कि ये जो क्रिप्टो है ये कैसे आएगा बाज़ार में, इस पर कोई कंट्रोल नहीं है और इसका कहाँ प्रयोग होगा इस पर भी कोई नियंत्रण नहीं है। तो हम अगर इसमें किसी भी तरीके से इन्वॉल्व होते हैं तो अंत शायद नुकसान के रूप में ही हमारे पास आने वाला है। तो अलर्ट रहने की ज़रूरत है और इस तरह की व्यवस्था में शामिल नहीं होने की ज़रूरत है। जब हम क्रिप्टो की बात कर रहे हैं तो मैं चाहूँगी कि अगर हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में भी अपने दर्शकों को बताएं। ई रूपी जो हमारा रिज़र्व बैंक लेकर आया है, ये क्या है और ये कितना फ़ायदेमंद है हम सभी के लिए, क्या भूमिका है इसकी? तो जब ये क्रिप्टो का प्रचलन बढ़ा और ख़ासकर हमारा जो यंग जनरेशन है वो हमेशा फैसिनेटेड रहता है इस तरह के चीज़ों को लेकर। डिजिटल फॉर्मेट में कोई भी चीज़ आती है तो बिना उसके इम्प्लिकेशन उसके रिपरकशन को जाने हुए लोग उसमें चले जाते हैं, इन्वेस्ट करने लगते हैं। तो ये देखा गया कि क्यों नहीं हम लोग एक रेगुलेटेड इसी तरह का एक नया कुछ दें जिस पर रिजर्व बैंक का रेगुलेशन हो और जिसमें भी वही व्यवस्था जो क्रिप्टो में है। तो उसके लिए रिजर्व बैंक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वो यहाँ नहीं हो रहा है बल्कि पूरे विश्व में हर जगह इस पर हाँ काम चल रहा है, अलग अलग लेवल में प्रोग्रेस है। हमारे यहाँ जो है अभी पायलट बेसिस पर ये चलाया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, देखिए जो ऑनलाइन आजकल जो डिजिटल पेमेंट करते हैं और इसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन इसमें कोई सेटलमेंट का रिस्क नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि बाकी जगह में आपका किसी बैंक में अकाउंट है तो एक बैंक से दूसरे बैंक में आपने जिसको पे किया उसका दूसरे बैंक में अकाउंट है, तो हमेशा सेटलमेंट की बात होती है कि ये सेटलमेंट हो। लेकिन जो ये मुद्रा जो है रिजर्व बैंक के द्वारा जारी की जाएगी तो इसमें सेटलमेंट का कोई रिस्क नहीं रहेगा। तो इसके लिए किया जा रहा है कि मतलब कल को अगर मान लीजिए किसी को अगर इलेक्ट्रॉनिक ये ट्रांसफ़र में या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में इंटरेस्ट हो तो वो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कैश के सब्स्टिट्यूट है और हम लोग चाहते हैं किसी तरह से व्यवस्था में कैश का कम से कम उपयोग हो, क्योंकि कैश में बहुत तरह की गड़बड़ी आप जानते हैं कि काउंटर फिटिंग करेंसी की हो जाती है, नकली नोट जारी किए जाते हैं, उससे लोगों को परेशानी होती है। और नकली नोट काउंटर फिट करेंसी से फिर क्या होता है कि सर्कुलेशन में फिर कंट्रोल नहीं रह जाता है जो केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक है उसका। और ये चूँकि सेंट्रल बैंक के द्वारा जारी होगी तो ऑलरेडी हम लोग डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं और एक ऑल्टरनेट व्यवस्था होगी जिसमें कि आप चाहिए तो उसके थ्रू भी पेमेंट आप कर सकते हैं, जो कि रिजर्व बैंक जो है यहाँ का उसको जारी करेगा, उसको कंट्रोल करेगा और बैंकों के माध्यम से भी हो सकता है और डायरेक्टली रिजर्व बैंक के थ्रू भी हो सकता है। बिल्कुल। तो इस डिजिटल करेंसी के बारे में अपने विस्तार से बताया कि कैसे इसका प्रयोग किया जा रहा है और आगे डिजिटलाइजेशन में इसकी क्या भूमिका हो सकती है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिएगा हमारे साथ। चल लौटते हैं। छोटे से ब्रेक के पश्चात पुनः स्वागत आप सभी दर्शकों का। आज आपको बताते चलूं कि बिहार बिहान में हम बातचीत कर रहे हैं मिस्टर मनोज कुमार वर्मा जी से। आप एक्स रीजनल डायरेक्टर हैं बिहार झारखंड आरबीआई के। हम जिक्र कर रहे थे, आपने बताया हमें क्रिप्टो के बारे में और फिर जो डिजिटल करेंसी आरबीआई लेकर आई है उसके बारे में, ई रुपये के बारे में हमने चर्चाएं की। एक अहम पक्ष और भी है जो इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ है, महंगाई बढ़ रही है और अगर हम विश्व स्तर पर भी नज़र डालें जो विश्व का परिदृश्य है, आर्थिक परिदृश्य है, तो वहाँ पर भी इन्फ्लेशन कई देशों में काफ़ी इन्फ्लेटेड दिखता है। पर हमारे यहाँ आरबीआई लगातार ये कोशिश कर रहा है कि इसे हम निचले स्तर पर बना कर रखें। तो कौन से ऐसे स्टेप्स ले रहा है आरबीआई और कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है?
आपने मुद्दा उठाया कि ग्लोबल लेवल पर जो है इन्फ्लेशन जी। काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो इसके लिए पृष्ठभूमि में हमको देखना पड़ेगा कि जब ये पैंडेमिक था बिल्कुल सर। तो उस समय ग्लोबल अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई थी। हम्म, तो हर देश अपने यहाँ उस अर्थव्यवस्था को पुनः सुचारू रूप से चलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुद्रा जो प्रचलन है में वो ला प्रचलन रहा में था। ला रहा था। हम्म, और जब ज़्यादा मुद्राएं प्रचलन में आ जाती हैं तो फिर वो प्राइस बढ़ने लगते हैं, उसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। तो अब चूँकि स्थिति है कि पैंडेमिक के बाद इकोनॉमी को रिसर्जेंट करने की भी ज़रूरत है, तो पैसा उसके लिए ज़्यादा चाहिए, और पैसा ज़्यादा आएगा तो फिर मुद्रास्फीति बढ़ेगी। जी। तो ये एक बड़ा डेलिकेट बैलेंस जो है वो मेंटेन किया जाता है। उसमें रिज़र्व बैंक का रोल काफ़ी अच्छा रहा है। और हम लोग क्या कहते हैं कि देखते हैं कि प्रचलन में कितनी मुद्रा है। अगर ज़्यादा हो गई तो हम लोग देखते हैं कि वो ज़्यादा जो एक्सेस मनी है वो लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। अच्छा। अगर शॉर्ट टर्म है तो हम रिवर्स रिपो के माध्यम से बैंकों के थ्रू उस मुद्रा को रिजर्व बैंक वापस दे देता है। जी। वो भारत सरकार की प्रतिभूति बैंक को देता है और बैंक पैसे देते हैं, तो वो मार्केट से पैसा मॉप अप हो जाता है। हम्म, अगर वो लॉन्ग टर्म है तो उसको कहते हैं हम ओपन मार्केट ऑपरेशन। अच्छा। उसमें भी रिजर्व बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी देता है और फिर तो वो लॉन्ग टर्म है, वो फिर वापस नहीं होता है। तो इस तरह से दोनों माध्यमों से वो निर्भर करता है कि किस तरह की मुद्रास्फीति है। और रिजर्व बैंक हमेशा इसमें प्रयासरत रहता है कि मुद्रा की जो स्टॉक है वो ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि होने से क्या होता है, सबसे ज़्यादा अफेक्ट जो गरीब लोग होते हैं, जो सामान्य वर्ग के लोग होते हैं, उन्हीं को होता है। और फिर ज़्यादा मुद्रास्फीति होने से फिर इकोनॉमी में कोई इन्वेस्ट नहीं करता है, तो इन्वेस्टमेंट भी रुक जाता है। लोग जो है हाशिए पर खड़े हो जाते हैं कि ठीक है प्राइस कम होगा तो हम इन्वेस्ट करेंगे, तो ग्रोथ भी कंट्री का रुक जाता है। और लोगों को तो परेशानी होती है। आप देखिए प्याज के दाम, टमाटर के दाम जब बढ़ जाते हैं तो कितनी परेशानी सबको होती है। तो रिजर्व बैंक हमेशा इस चीज़ में सजेस्ट रहता है कि मुद्रा जो है एक ऑप्टिमम लेवल पर रखा जाए। और इसके लिए एक काफ़ी पहले अर्ली 90s में रिजर्व बैंक और भारत सरकार के बीच में एक एग्रीमेंट भी हुआ था, जिसमें रिजर्व बैंक को मैंडेट दिया गया था कि उसको मुद्रास्फीति की जो दर है वो 4% पर रखनी है, प्लस माइनस 2%, माने मिनिमम 2%, मैक्सिमम 6%। अगर इस बैंड से बाहर जाता है मुद्रास्फीति तो फिर रिजर्व बैंक को एक रिपोर्ट देना पड़ेगा कि क्यों गया है। अच्छा। और फिर वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखी जाएगी। तो रिजर्व बैंक को पता है कि हमको क्या मैंडेट दिया गया है। अच्छा। इसलिए हमेशा वो रिपो रेट को चेंज करता रहता है, जिसके कारण मुद्रास्फीति ज़्यादा ना हो। हाँ। बैंकों पर हर तरह के अलग अलग निर्देश जारी करता है। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली कि रिजर्व बैंक ने रिस्क वेट बढ़ा दिए हैं। जितने भी रिटेल लोन देखा गया था कि रिटेल लोन जो है सभी संस्थाएं, चाहे बैंक हो या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो, पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, इस तरह के जितने भी होते हैं, व्हीकल लोन, जिनको रिटेल लोन हम कहते हैं, पर्सनल लोन, इनका ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रहा है। करीब माने 25 से 30% का ग्रोथ हो रहा है। तो ये देखा गया कि ऐसा नहीं हो कि एक बहुत बड़ा बबल क्रिएट हो रहा है इकोनॉमी में। तो इसको रोकने के लिए, इसको नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक ने उस पर बैंकों को और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को बोला कि आपको इसमें ज़्यादा कैपिटल रखना पड़ेगा। अच्छा। तो नेचुरल है कि जब ज़्यादा कैपिटल उनको रखना पड़ेगा तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, और इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेगा तो फिर लोग कम लोन लेंगे, तो ऑटोमेटिक जो है मुद्रास्फीति की दर नीचे आ जाएगी। फिर हिंदुस्तान आप जानती है कि ये विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसका ग्रोथ अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, मेजर इकोनॉमी में। तो और बहुत बड़ा मार्केट है, हम लोग विश्व के सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश भी हैं। तो इतना बड़ा मार्केट में हर आदमी चाहता है इन्वेस्ट करें, तो काफ़ी पैसा बाहर से आ रहा है। FDI जो है काफ़ी आ रहा है, FII के माध्यम से भी पैसा आ रहा है। तो जब वो पैसा आता है तो वो तो फॉरेन करेंसी में होता है, जिसको यहाँ पर आप नहीं चला सकते हैं। तो आप क्या करते हैं कि रिजर्व बैंक उसको डॉलर को लेके और फिर इंडियन करेंसी देता है। तो फिर इंडियन करेंसी जब ज़्यादा मार्केट में आएगी तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो उसको करने के लिए स्टेबलाइजेशन एक प्रोग्राम होता है रिजर्व बैंक का। फिर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी देकर उस पैसे को वापस लेता है, क्योंकि उस पर हमने तो ऑलरेडी अपने मार्केट खोल रखे हैं, है ना। अभी आज देखिए हिंदुस्तान का जो इकोनॉमी है ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है। तो आपने सभी को छूट दे रखी है। 1991 में जब मनमोहन सिंह जब गवर्नर थे, रिजर्व बैंक का फाइनेंस मिनिस्टर थे, हाँ, तब से हम लोगों ने अपने इकोनॉमी को खोल रखा है और उसके कारण इतनी हमारी प्रगति भी हुई है। लेकिन उसका एक पक्ष ये भी है कि जब पैसा आता है तब उसको आप रोक नहीं सकते हैं।
हाँ। बाहर के लोग अगर सही इन्वेस्ट कहा करना आपने। चाहें तो आप चाहते हैं कि भाई हमारा तो कैपिटल डिफिसिट कंट्री है तो ज़्यादा पैसा आवे, बिल्कुल। लेकिन आने के बाद फिर वो अगर उसका तुरंत इस्तेमाल नहीं होता है तो मार्केट में स्थित हो जाता इन्फ्लेशन है, लेकर फिर आ इन्फ्लेशन सकता आता है। है तो रिजर्व बैंक उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी देकर उस पैसे को वापस ले लेता है और फिर जब ज़रूरत होती है तो फिर वापस उसको इंजेक्ट करता है। तो एब्जॉर्ब करना और इंजेक्ट करना, ये दो माध्यमों से रिजर्व बैंक जो है ये पूरे इन्फ्लेशन को एक मुद्रास्फीति को 4% के आसपास रखने की कोशिश करता है। हाँ। आपने बहुत अच्छे से बताया और बहुत सरल शब्दों में बताया, मैं कहूँगी कि कैसे आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखता है। और आमतौर पर हम देखते भी रहते हैं कि कुछ दिनों के पश्चात जब ज़रूरत महसूस होती है तो रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में चेंजेस आते रहते हैं और इस तरह के ओपन बैंक ऑपरेशन भी आरबीआई करता रहता है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा जरूर। इसमें हाँ। कि रिजर्व बैंक का परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहा है कि 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को बेस्ट गवर्नर का अवार्ड यूके और यूएसए से मिला है पूरे विश्व में। ये हमें इतनी सभी अच्छी के लिए तरह से अर्थव्यवस्था को उन्होंने मैनेज फख्र की किया बात है। है। बिल्कुल, जी हाँ। बिल्कुल। तो और बहुत ज़रूरी है आरबीआई का सही तरीके से काम करना, क्योंकि जो मनी सर्कुलेशन है वो पूरी अर्थव्यवस्था में सुचारू रूप से चले, उसका नियमित होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कई तरह के ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जो देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी भी हैं। एक और शब्द जो आमतौर पर सुनने में आ रहा है, और चूँकि आप इससे गहरे जुड़े हैं तो मैं चाहूँगी कि मेरे दर्शकों को ज़रूर बताएं, वो है फिनटेक। फिनटेक क्या है और इसकी क्या भूमिका है? फिनटेक का मतलब होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी। जी। तो इस तरह की जो कंपनी है वो टेक्नोलॉजी कंपनी बेसिकली है। अच्छा। और वो दो तरह से काम करती है। वो चूँकि उन्होंने बहुत सारे ऐप बनाए हुए हैं और उस ऐप के माध्यम से वो लोगों को छोटे छोटे ऋण मुहैया कराती है। जी जी। तो वो खुद भी कहीं से पैसा मार्केट से उठा के अपने भी कर सकते हैं और बैंकों के साथ उनका टाई अप रहता है जितने फिनटेक कंपनी है। तो बैंक उनको पैसा देते हैं और वो चूँकि उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनकी पहुंच ज़्यादा है टेक्नोलॉजी के कारण, चूँकि हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है तो हर जगह आप ऑफिस नहीं खोल सकते हैं। जी। तो ऐप के माध्यम से वो जो है उनकी रीच बहुत ज़्यादा है। और फिर वो लोगों को, जैसे आज मैं बताऊं कि एक पीएम स्वनिधि स्कीम हिंदुस्तान में चलाया गया है और उसमें जो मैं अपने बैंक की बात करूंगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, जी। तो उसमें अगर आप हमारे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऐप पर जाएंगे और कोई भी जो कस्टमर है वो अपना इंफॉर्मेशन उसको अपलोड करेगा तो 3 मिनट के अंदर जी। वो पूरा प्रोसेस हो जाता है और प्रोसेस होके आपको इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगा कि आपको लोन सैंक्शन हो गया है। बहुत बढ़िया। जी। तो फिनटेक कंपनी का वही है कि वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं और टेक्नोलॉजी के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। कभी कभी वो अपने जो संचित धन है उससे भी ऋण देते हैं और ज़्यादातर वो बैंकों के पैसे को ही लोगों में इन्वेस्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं सहायक भी सिद्ध होते हैं पूरी जी। वित्तीय व्यवस्था को सही तरीके से सुचारू रूप से संचालित करने के लिए। अगर फिनटेक कंपनियां आती हैं तो टेक्नोलॉजी का सही तरीके से फाइनेंस मैनेजमेंट में प्रयोग भी किया जा सकता है। एक और सवाल जो मेरे मन में आ रहा है वो है, जब आम जनता जब अपने धन को कमर्शियल बैंक्स में डिपॉजिट करती है और कोई समस्या आ जाती है उनके साथ, वैसे समय में आरबीआई एक दोस्त की भूमिका, एक सहायक की भूमिका कैसे अदा करता है? उसमें पूरे हर तरह के बैंकों में जहाँ भी डिपॉजिट रखे जाते हैं वो इंश्योर्ड होते हैं 5 लाख रुपए तक। अच्छा। हर अकाउंट में, जैसे आपके अगर 2-3 अकाउंट है, अलग अलग कैपेसिटी है, एक सिंगल अकाउंट है, एक जॉइंट अकाउंट है, तो हर अकाउंट में 5 लाख रुपए तक अगर आपका पैसा है जी। तो बैंक अगर बंद भी हो जाए तो एक रिजर्व बैंक की एक सब्सिडियरी इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। अच्छा। तो रिजर्व बैंक उस कॉरपोरेशन के माध्यम से सभी डिपॉजिट होल्डर्स को 5 लाख की इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। एक तो हिंदुस्तान में किसी बैंक को फेल नहीं होने दिया जाता है। आपने देखा नहीं होगा कि कोऑपरेटिव बैंक को छोड़ के पिछले 40 सालों में एक भी बैंक हिंदुस्तान में कभी फेल हुआ हो। जी जी। लेकिन अगर कोऑपरेटिव बैंक भी अगर फेल होते हैं तो उनके भी जो डिपॉजिटर्स हैं उनको भी इंश्योरेंस मिला हुआ है। तो 5 लाख आप पूछेंगे कि 5 ही लाख क्यों, तो ये देखा गया है कि 5 लाख तक करीब 96% लोग उसमें कवर हो जाते हैं। अच्छा, इसलिए ये तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनको कवर किया गया है और जो बहुत बड़े लोग हैं उनको बहुत असर भी नहीं पड़ता है कि वो पैसा ज़्यादा 5 लाख रखते भी नहीं हैं, उनका तो अपना इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहता है। और जो सामान्य लोग होते हैं उन्हीं का पैसा ज़्यादा बैंकों में
डिपॉजिट, उनका पैसा पूरा एक तरह से इंश्योर्ड है। बैंक एक तो फेल नहीं होगा, और अगर मान लीजिए फेल होता भी है तो सबको 5 लाख तक के रुपए, 5 लाख का मतलब आपका 5 लाख रुपया होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 80,000 है तो 5 लाख मिलेगा, ऐसा नहीं। तो जितना है 5 लाख के अंदर में आपको पैसा बिल्कुल मिलेगा। जी, जो आपने बताया कि 5 लाख की सीमा है, जी हाँ, उसके 5 लाख अंदर की सीमा जो तय भी की गई है। आपका पैसा आपके खाते में है और अगर किसी तरह से भी दिक्कत आती है तो वो पैसा आपका लेकिन ये जो डूबता नहीं है। इंश्योरेंस है ये सिर्फ बैंकों के लिए है। अच्छा। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में ये लागू नहीं होता है। अगर वहाँ पर वो हाँ। अगर फेलियर होता है हाँ। तो फिर आपका पैसा मिलने के चांसेस कम है। मतलब ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि नहीं है, जी। क्योंकि वो कानूनी प्रक्रिया, उसमें काफ़ी समय लगता है। हाँ। लेकिन ये बिल्कुल सही समय पर आपका पैसा 90 डेज़ के अंदर में पैसा मिल जाएगा आपको। आपने जिक्र किया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ के बारे में, और फिलहाल आप इसमें काम भी कर रहे हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर, इन्हें सहायता भी दे रहे हैं, इनकी पॉलिसी निर्माण में भी आप उन्हें सुझाव दे सकते हैं। तो मैं अपने दर्शकों की ओर से ये जानना चाहूँगी कि इनकी क्या भूमिका होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनीज़ हैं, देश के विकास में उनकी क्या भूमिका होती है और ये कैसे काम करती हैं? जैसा कि इनके नाम से लग रहा है कि ये बैंक नहीं है, नॉन बैंकिंग है, लेकिन फाइनेंशियल कंपनी है, वो बैंक की तरह ही काम करते हैं। जी। लेकिन चूँकि आप देखेंगे कि सभी बैंक डिपॉजिट लेते हैं और लोन देते हैं, लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं और ज़्यादातर कंपनियां जो है डिपॉजिट नहीं लेती हैं। उनको हम NBFC ND बोलते हैं, नॉन डिपॉजिट NBFC नॉन डिपॉजिट टेकिंग। तो अगर हिंदुस्तान में 11,000 आज के आसपास अगर कंपनी हैं तो उसमें कुछ 200-250 कंपनी है जो डिपॉजिट लेती है। बाकी जितनी भी कंपनी है वो डिपॉजिट पब्लिक से नहीं लेती है। अच्छा। और तीसरी जो भूमिका होती है जो बैंक की, जो जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ मनी होता है, जैसे आज आप RTGS से, IMPS से, NEFT से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी उसका पार्ट नहीं है। तो वहाँ पर अगर आपका अकाउंट है तो वहाँ से आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये एक लिमिटेशन है। लेकिन डिपॉजिट्स जैसे बजाज फाइनेंस है, वो डिपॉजिट भी लेती है और लोन भी देती है। तो इनका बहुत बड़ा भूमिका है। इसलिए भूमिका है कि हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है और इतनी बड़ी आबादी है, उसमें कुछ 200 के आसपास बैंक हैं। जी। तो ये संभव नहीं है कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का इतना बड़ा पब्लिक पॉलिसी है सिर्फ 200 बैंकों से माध्यम से तय हो जाए, सभी लोग जुड़ जाए इसमें। 140 करोड़ लोगों के जुड़ने के लिए बैंकों के साथ साथ इनकी भी बड़ी भूमिका है। जब आप इनमें अकाउंट खोलेंगे तो आपको यहाँ से लोन भी मिलेगा, यहाँ डिपॉजिट भी रख सकते हैं, और इनका रीच बहुत ज़्यादा है। आप देखिएगा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। गांव-गांव में हर जगह ये लोग फैले हुए हैं और जनता को वहाँ पर भी है एक तरह की बैंकिंग सुविधा दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनका फाइनेंशियल इंक्लूजन के क्षेत्र में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है, और ये बैंक से कम्पीट नहीं करते बल्कि कोलैबोरेट करते हैं। ये अच्छी बात आपने कही कि कम्पीट नहीं करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, और इसके माध्यम से उन स्थानों तक पहुंचते हैं जहां बैंक नहीं पहुंच पा रहे हैं, छोटे स्तर पर भी काम करने में और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बड़े व्यापक तौर पर प्रयोग करने में भी इसकी महती भूमिका होती है। इनका एक चीज़ और मैं बता दूं कि इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सर। बैंक एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें क्या होता है कि नियम कानून जो है वो फिक्स रहते हैं, उसके तहत उनको चलना होता है। तो अब जैसे मान लीजिए कि कोई गरीब आदमी आता है, 5,000 रुपये लोन लेता है, वो कहता है कि ठीक है हम जो है सो हर वीक में इसको रिपे करेंगे। बैंक कहेगा हमारे पास वीकली रिपेमेंट का कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन NBFC में आप अगर जाएंगे तो आप जैसा कहेंगे उसी के हिसाब से कस्टमाइज कर देता है प्रोडक्ट को। अच्छा। और दूसरी चीज़ है कि आजकल एक को लेंडिंग का कंसेप्ट है, तो बैंक और NBFC दोनों मिल के, वो NBFC जो बोरोवर को लाता है और बैंक के पास रिसोर्सेज है, चूँकि डिपॉजिट इसके पास है तो वो फाइनेंस करता है। तो आइडेंटिफिकेशन उसका हुआ और रिसोर्सेज इसका लगा, तो दोनों मिल के जो है इसमें काम कर रहे हैं। जी। और इसके कारण आप देखिए कि अर्थव्यवस्था जो है इतनी सुदृढ़ है और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है, और हम लोग सोच रहे हैं कि 2027 तक विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जी। और हम लगातार इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। एक और चीज़, एक आम सवाल आपसे जानना चाहूँगी, बैंक में हम जो हमारे नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं वहाँ हम बहुत आसानी से अपने पैसे को जमा करते हैं, पर कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा ब्याज के दर में इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है, तो कई ऐसी जगहों पर भी हम पैसा जमा कर देते हैं जहाँ हमें वापस पैसा नहीं मिलता है। ये सवाल मुझे लगता है आपके मन में भी होगा, पर इसकी जानकारी देंगे इस छोटे से ब्रेक के पश्चात। बने रहिएगा हमारे साथ।
इस अंतराल के पश्चात पुनः आपका और हमारा साथ। आज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं श्री मनोज कुमार वर्मा जी। आप एक्स रीजनल डायरेक्टर हैं बिहार झारखंड आरबीआई के। सर, हम बातें कर रहे थे, कभी कभी आम जनता के साथ होता कुछ यूँ है कि किसी कंपनी ने अपना दफ्तर खोला और कहा कि बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पर हम आपको पैसा आपसे लेंगे। लोगों ने उसे पैसा दे दिया और कुछ समय तक पैसा दिया, उसके पश्चात किसी दिन पता चला कि उस कंपनी ने अपना ऑफिस बंद कर दिया और जो जनता है वो ठगी जाती है। ऐसे में किन इंस्टीट्यूशन में निवेश ना करें, क्या ख्याल रखें? जहाँ तक बैंकों का प्रश्न है तो जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो सब तो पार्लियामेंट के एक्ट के अधीन बने हुए हैं, तो उनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है जी। और जितने प्राइवेट सेक्टर बैंक है सबको रिजर्व बैंक ने लाइसेंस दिया हुआ है। तो जितने लाइसेंस्ड बैंक हैं और जो एक्ट के अंदर बने हैं सब पर रिजर्व बैंक की बहुत ही कड़ी निगाह रहती है उनके स्वास्थ्य को लेकर। तो उसमें तो जीरो रिस्क है, आप कहीं भी निवेश करें आपका पैसा सुरक्षित है। जहाँ तक सवाल है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का, तो उनको भी हर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को आरबीआई एक्ट के तहत सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रिजर्व बैंक से ज़रूरी है। बिना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के कोई काम नहीं कर सकता है। तो जनता को चाहिए कि किसी भी कंपनी में निवेश करने के पहले रिजर्व बैंक के वेबसाइट पर जाके देख लें कि उस कंपनी का नाम जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की लिस्ट में है या नहीं है। अगर है तो आप आँख मूंद के उसके साथ काम कर सकते हैं, अपना डिपॉजिट कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। नहीं है तो उससे दूर रहें, क्योंकि उस पर कोई कंट्रोल नहीं है और ऐसी कंपनियों को हम लोग पुलिस के माध्यम से बंद करने का प्रयास करते हैं। जी। तो उसके साथ कोई भी किसी तरह का भी आर्थिक कार्यक्रम आप न रखें जो रिजर्व बैंक से रेगुलेटेड कंपनी नहीं है। बिल्कुल सर, और ये बहुत ज़रूरी है देखना कि जहां आप अपना पैसा लगा रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, क्या वो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं है। अन्यथा आप हमेशा रिस्क में रहते हैं और कभी भी आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। बातों के सिलसिले में आपने हमारे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में भी जिक्र किया और कहा कि हम विश्व में 5वें स्तर पर हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे इस मुकाम से भी आगे निकलने की कोशिश में हम लगे हुए हैं। अगर मैं विश्व परिदृश्य पर नज़र डालती हूँ ना, तो कई यूएस में देखिए, स्विट्ज़रलैंड में देखिए, तो कई सारे बैंक फेल्योर्स की घटनाएं आई, पर हमारे यहाँ आरबीआई ने कुछ ऐसा कार्य किया है या इतने अच्छे तरीके से संचालन किया जा रहा है कि ऐसी कभी घटनाएं सुनने को नहीं मिलती। तो मैं चाहूँगी, क्योंकि आपके पास अनुभव है इस क्षेत्र का, ज़रूर बताएं कि कैसे कार्य करता है इस क्षेत्र में ताकि कोई भी फेल्योर ना हो, बैंक फेल्योर ना हो, और क्या किया ऐसा खास आरबीआई ने? मैं थोड़ी पृष्ठभूमि में जाना चाहता हूँ। जरूर बताएं। आपको 2006-2008 का जो वर्ल्ड ग्लोबल क्राइसिस था, फाइनेंशियल क्राइसिस, उसमें आप देखेंगे कि अमेरिका से शुरू हुआ और पूरे विश्व में इसका असर रहा। हिंदुस्तान भी इसका छूता नहीं हुआ। तो उसमें देखा गया कि वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है वो इसको सही समय पर इसके आंकलन नहीं कर पाया, जो बहुत ज़रूरी था, जो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो व्यवस्था पर के जितने भी वित्तीय संस्थान हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे बैंक हो या नॉन बैंक हो, वो लोग कहते हैं शैडो बैंकिंग कहते थे। अच्छा। हमारे यहाँ शैडो बैंकिंग कोई कंसेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को भी उतनी ही तीव्रता के साथ रिजर्व बैंक रेगुलेट करती है जितनी कि बैंक को करती है, और सब पर एक नज़दीकी निगाह रखी जाती है। और जैसे ही रिजर्व बैंक को पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र में कहीं पर किसी तरह का कोई स्ट्रेस डेवलप कर रहा है तो तुरंत उस पर एक्शन लेता है। अभी आपने आज से 15 दिन पहले की मैं बात बता रहा हूँ, रिजर्व बैंक ने ये देखा कि जितने भी रिटेल लोन्स हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं और पर्सनल लोन लोग काफ़ी ले रहे हैं, एजुकेशन लोन ले रहे हैं या बाकी अन्य तरह के लोन ले रहे हैं। तो इस पर कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ने रिस्क वेट बढ़ाया कि बैंक को ज़्यादा कैपिटल रखना पड़ेगा और कैपिटल रखने के कारण जो है सो वो महंगा हो जाएगा, तो लोन कम लेंगे लोग। तो इस एक एग्जाम्पल है। और 2006-2008 में भी रिजर्व बैंक ने एक प्रोएक्टिव स्टेप लेते हुए, और ये हिंदुस्तान में उस समय कोई क्राइसिस नहीं थी, लेकिन उसके पहले ही इन्होंने हाउसिंग लोन को इतना महंगा कर दिया कि एक बबल क्रिएट इंडिया में नहीं हो पाया जी। तो किसी भी रेगुलेटर के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बिल्कुल 24/7/365 व्यवस्था पर निगाह रखें। एक एक इस संस्था के ऊपर आपकी निगाह रहनी चाहिए। और यही कारण है कि अभी यूएसए में जो बैंक फेल्योर हुए हैं उसमें कहा गया कि फेड रिजर्व वाज नैपिंग व्हेन बैंक्स वर कोलैप्सिंग। तो वो सो रहे थे। उसी तरह स्विट्ज़रलैंड की वही हालत है। लेकिन हमारे यहाँ रिजर्व बैंक इस पर काफ़ी नज़दीकी निगाह रहता है और वो सुपरवाइज़र भी है। सभी जितने इंस्टीट्यूशन है सबका इंस्पेक्शन करता है, ऑन साइट ऑफ साइट। और छोटी सी भी अगर मतलब कमी कहीं नज़र आती है तो तुरंत उस इंस्टीट्यूशन के साथ टेकअप करके उसको
दूर करने की कोशिश की जाती है, जिसके कारण देखिए कि अर्थव्यवस्था इतनी सुदृढ़ चल रही है। जी जी। और जहाँ इसकी कमी होगी वहाँ फेल्योर हो जाएगा। और मूल बात आपने ये कही कि ये सोचने की देखने की ज़रूरत है कि कहाँ काम करने की तत्काल ज़रूरत है और पहले से आकलन करने की ज़रूरत है कि अगर कहीं कमी रह रही है तो वहाँ उचित कदम समय रहते हुए उठाया जाए, और ये काम आरबीआई ने बखूबी किया है अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो। मैं आपके दूसरे पक्ष पर भी बात करना चाहूँगी, और वो है आप अध्यापन का कार्य भी करते हैं। आप फ़िलहाल बहुत सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर जाते हैं, और विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा होता है कि टेक्स्ट बुक के साथ कोई एक व्यक्ति उन्हें पढ़ा रहा है जिसके पास प्रैक्टिकल अनुभव है। किन विषयों की पढ़ाई में आप मदद करते हैं? अभी मैं सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर हूँ। वहाँ मैं 3 पेपर मुझको दिए गए हैं। अच्छा। एक कॉरपोरेट गवर्नेंस का है, एक बैंकिंग एंड फिनेंस का है, और तीसरा बिजनेस एथिक्स। अच्छा। तो पिछले 7 सालों से मैं ये 3 पेपर वहाँ पढ़ाता हूँ। जी जी। आपने जिक्र किया कॉरपोरेट गवर्नेंस का, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि क्या भूमिका है इसकी देश के विकास के लिए और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए। कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या है? इसको बहुत सरल शब्दों में समझिए। कॉरपोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है कि कॉरपोरेशन को कैसे गवर्न किया जाए। जी। तो हमको ये पता है कि हमारा देश हालांकि बहुत काफ़ी प्रगति कर रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ कैपिटल की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है। जी। हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास मार्केट है, लेकिन ये 2 चीज़ें जो है हमको बाहर से लाने की आवश्यकता है। अगर मान लीजिए कि हमारे यहाँ गवर्नेंस का स्टैंडर्ड बहुत पुअर होगा, बार बार स्कैम होते रहेंगे या इस तरह के गड़बड़ी होती रहेगी कॉरपोरेट सेक्टर में, तो कोई इन्वेस्टर बाहर से आएगा नहीं। तो इसलिए इसकी बहुत आवश्यकता है कि बोर्ड में कैसे लोग बैठे, कंपनी के बोर्ड में। अच्छा। उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हो, उनकी क्वालिफिकेशन क्या हो, बिल्कुल सही। और कैसे बोर्ड का संचालन हो रहा है, वो बोर्ड कैसे कंपनी पर नियंत्रण कर रहा है, वहाँ के मैनेजमेंट को कैसे कंट्रोल कर रहा है, जिसके कारण कंपनी में गलत कोई धंधा ना हो। मान जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग की बात है, जी। तो वो हिंदुस्तान में जो वो बैन है, वो बाहर में भी बैन है, लेकिन उसको बैन होने से मतलब नहीं है, आपको उसको रोकना पड़ेगा, जिससे लोगों का विश्वास जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में बढ़े। आज जैसे कोई कंपनी अगर अपना शेयर फ्लोट करती है तो हम जाके पैसा निवेश करते हैं। अगर हमको ये लगेगा कि ये कंपनी पैसे का गलत उपयोग करेगी या ठीक से नहीं चला पाएगी, तो हम निवेश नहीं करेंगे, फिर कंपनी को पैसा नहीं मिलेगा तो फिर कॉर्पोरेट सेक्टर का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो उसी तरह से जब तक ये गवर्नेंस स्टैंडर्ड हम अच्छा नहीं करेंगे, तब तक अंदर के जो इन्वेस्टर हैं और बाहर के जो इन्वेस्टर हैं, दोनों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। और पैसा लाने के लिए और टेक्नोलॉजी लाने के लिए जरूरी है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्टैंडर्ड बहुत ही है। अच्छी बात ये लगी कि बहुत सरल शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि क्या भूमिका होती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। इतनी विस्तृत जानकारी देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज वक्त निकालने के लिए और आज हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में शामिल होने के लिए धन्यवाद आपका। नमस्कार। और दर्शकों, आज हमने बातचीत की एक्स रीजनल डायरेक्टर आरबीआई बिहार झारखंड से बहुत बातों की जानकारी हमें हुई और कुछ जानकारी हम आपसे भी लेना चाहते हैं। कैसा लगता है आपको हमारा ये कार्यक्रम, ये हमें ज़रूर लिख भेजें, और इसके लिए नोट करें हमारा ईमेल और हमारा पता भी। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है director.ddkpatna@gmail.com।